हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिटेरियन। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो आप लोग उसको चेक कर लेना, यूट्यूब पे है वो। अगर हम थर्ड चैप्टर की वन शॉर्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहली चीज कि व्हाई वी रिक्वायर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो शुरुआत में जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे जिनको पढ़ना और उनके बारे में जानना इजी था। बट जैसे जैसे टाइम बीता 18th सेंचुरी तक आते आते हमारे पास एलिमेंट्स के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है। अब ऐसे में सभी एलिमेंट्स को पढ़ना वन बाय वन करके और उनकी सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना डिफिकल्ट था। तो इसीलिए हमें एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी ताकि हम उसको क्या कर सके, उसको पढ़ना इजी बना सके। अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो डायरेक्टली तो मिला नहीं होगा, तो एक डेवलपमेंट स्टेप आया होगा। तो वो डेवलपमेंट स्टेप जो था वो अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, जिसमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे। जिसमें सबसे पहला है प्राउस्ट का हाइपोथेसिस। प्राउस्ट के हाइपोथेसिस को हम यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी के सभी एलिमेंट किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, एक हमारा फंडामेंटल यूनिट है जिससे सारे एटम्स बने हुए हैं। तो इसको हम यूनिटरी थ्योरी भी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हीलियम मतलब दो हाइड्रोजन, लिथियम मतलब तीन हाइड्रोजन, बोरॉन मतलब चार हाइड्रोजन, बेरिलियम सॉरी बेरिलियम मतलब चार हाइड्रोजन, बोरॉन मतलब पांच हाइड्रोजन। ऑफकोर्स हमको पता है कि ये बात गलत है, सारे एटम्स हाइड्रोजन से मिलकर तो बने नहीं है। लेकिन ये इनका पहला अटेम्प्ट था, तो ठीक है। फिर उसके बाद हमारे दूसरा अटेम्प्ट आया डोबरनियर्स ट्रायड 1829 में। ट्रायड्स मतलब होता है तीन। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को लिया और उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो उन्होंने तीन एलिमेंट को सिलेक्ट किया, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, लाइक फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक वेट था वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर था। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट और थर्ड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनके इंटरमीडिएट ही बीच वाले केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। फिर भी सपोज हमारे पास 20 एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है, तो हम 10 ट्रायड के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। बट अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, तो उनको ट्रायड्स के फॉर्म में पढ़ना भी डिफिकल्ट है। और ये हमेशा सब पे लगा भी नहीं, तो इसीलिए ये भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डोबरनियर के ट्रायड्स कौन है। तो जो उन्होंने ट्रायड्स बताए हैं वो हमको याद रखने हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये उनके ट्रायड्स थे। और भी थे। अब वही लिमिटेशन की, हम सारे एलिमेंट्स को ऐसे नहीं अरेंज कर सकते। इवन उस समय के सारे नॉन एलिमेंट्स को भी उन्होंने ऐसे अरेंज नहीं किया था। ठीक है। तो ये उनका लिमिटेशन है। अब अगर हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड के ऑक्टेविस। तो जैसे ही उन्होंने कहा, न्यूलैंड ने कहा, ये 1864 में दिया था। ऑक्टेवेज जो होते हैं वो म्यूजिकल सीरीज में, जो म्यूजिकल स्केल में जो धुन होती है वो होती है। ठीक है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। तो जैसे कि हम अगर म्यूजिकल स्केल की धुन की बात करें तो हमारा जो आठवां धुन है वो है शा। तो टेक्निकली सारे गामा पा ध नी सा। तो सात एलिमेंट के बाद जो आठवां म्यूजिकल स्केल है वो पहले की जैसा साउंड कर रहा है। वैसे ही उन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की तरह रखेंगे, तो जैसे आठवां धुन पहले धुन से साउंड सेम सिमिलर साउंड करता है, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हर एक आठवें एलिमेंट की पहले एलिमेंट्स पर मिलेगी। ठीक है। every eight musical tone is the same as the first mentioned note. ओके। तो हमारी ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, हमारी एलिमेंट्स की भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे मिल जाएगी। इन्होंने अरेंज किया स्टार्ट फ्रॉम लिथियम और टिल कैल्शियम। तब तक हमारे पास नोबल गैस नहीं थे। और टिल कैल्शियम। ओके। इनका ऑक्टेव जो था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो काम किया। बट कैल्शियम के बाद हमारे प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि अभी हमको पता है कि कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम आता है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसकी प्रॉपर्टी बोरॉन फैमिली से काफी डिफरेंट है। तो इसीलिए इन्होंने मतलब ये जो है लॉ ऑफ एक्टिवेट्स ये पूरा फॉलो नहीं हो पाया। लिमिटेशन क्या थी, ये इसको हमने कहाँ तक क्लासिफाई किया, अप टू कैल्शियम तक। नोबल गैसेस उस समय थे ही नहीं। ठीक है। और अगर नोबल गैसेस होते तो उनके
एंट्री से ही हमारे स्केल डिस्टर्ब हो जाती। ओके, इसके बाद आया हमारा लोथर मेयर का एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व। इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को ना ध्यान में रखते हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया। इन्होंने बोला कि हमारी जो एटॉमिक वेट है वो फिजिकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हम सही से अरेंज करें तो आफ्टर सम रिपीटेशन हमको प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिलती है, कॉमन देखने को मिलती है। तो इन्होंने कहा कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। टू बी माइंड दैट इनका और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दोनों एक साथ चल रहा था। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा, मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा, बट दोनों का जो बेस था वो एटॉमिक वेट था। ठीक है, लेकिन इनका जो लुथर मेयर का कर्व था ये अभी तक करेक्ट है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोथर मेयर का कर्व जो है अभी तक जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लोथर मेयर ने कर्व दिया, एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन डेंसिटी के बराबर होता है, और उन्होंने कर्व दिया। ठीक है, कर्व में अगर एक नॉर्मल सा बनाने लगूं तो नीचे यहाँ पर हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, ऊपर हमारे यहाँ पर हेलोजेंस थे। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे असेंडिंग में तो हमारे एल्कली मेटल्स थे, और जब हम डिसेंडिंग में आ रहे थे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कहाँ सिचुएटेड है। तो टॉप पे हेलोजन, बॉटम में डी ब्लॉक एलिमेंट, अपवर्ड जाने पे असेंडिंग में एल्कली मेटल्स और डिसेंडिंग में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया जो कि सबसे उस समय सबसे सटीक था, जो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए। इन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी दी। ये भी सेम टाइम पर आया था, और इन्होंने कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब आफ्टर सम रिपीटिशन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रू 100% ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की तो उस समय हमारे पास 63 एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने क्या किया, इन 63 एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स में और 8 वर्टिकल कॉलम या ग्रुप्स में डिवाइड किया। बाद में जब नोबल गैसेस की शुरुआत डिस्कवरी होने लगी तो इन्होंने एक और ग्रुप क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी कि ऐसे ऐसे एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, जिससे नए एलिमेंट डिस्कवर करने में भी हेल्प मिली। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एक जगह छोड़ी थी एल्यूमिनियम के बाद, उसको एका एल्यूमिनियम नाम दिया जिसका है गैलियम। ऐसे इन्होंने एक का सिलिकॉन भी नाम दिया, और उसके लिए जगह छोड़ी थी, उसका नाम जर्मेनियम है जो बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो ये हमारे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की थोड़ा सा वो है। ठीक है, थोड़ी सी बात हम यहाँ ध्यान में रखेंगे तो इन्होंने एक 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 ग्रुप में दो दो एलिमेंट्स रखे थे। ठीक है, इन्होंने एक एक ग्रुप में दो दो एलिमेंट्स रखे थे, जो कि अभी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिफाइंड है। जितने भी सब ग्रुप बी है ना यहाँ पर, वो सब हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बने, और सब ग्रुप ए जो है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट बने। ठीक है, डिफेक्ट की बात करें तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी डिफेक्टेड है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में भी, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी। क्योंकि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ रखा गया, बट ये मेटल तो है नहीं, सिर्फ इसकी वैलेंसी मेटल जैसी है। ये है क्या, नॉन मेटल है। तो अभी भी हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके प्रॉब्लम है। आइसोटोप्स के बारे में इन्होंने बात नहीं करी। इन्होंने आइसोटोप्स को नहीं रखा क्योंकि आइसोटोप्स है सिमिलर एटॉमिक नंबर, बट इनके अकॉर्डिंग तो हम एटॉमिक वेट की तरह रख रहे हैं। तो अगर हम एटॉमिक वेट की तरह रख रहे हैं तो आइसोटोप्स अलग अलग जगह रहेंगे, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी उन्होंने एनामोलस पोजीशंस रख दी थी, जैसे कि हमारा एआर हो गया, जैसे कि पोटेशियम हो गया, जैसे कि कोबाल्ट हो गया। ठीक है, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा वो रखा था, और लिथेनाइट और एक्टिनाइट की कोई पोजीशन डिसाइड नहीं करी थी। ठीक है, इसके बाद हमारा आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको मोजले ने मॉडिफाई किया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से। और इन्होंने क्या कहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है कि अगर हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आफ्टर सम रिपीटेशन हमको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। ठीक है,
इन्होंने एक हमको थ्योरी भी दी, इसको हम मैजिक नंबर कहते हैं, कि हर एक एलिमेंट में पहले पीरियड के बाद दो, दो के बाद दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, चौथे में 18, पांचवे में 32 एलिमेंट होंगे, जिसके रेगुलर इंटरवल पर हमको नेक्स्ट उस ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है। हमारे पास कितने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की फीचर की बात करें तो हमारे पास कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है, और इसको हम बोर्ड्स का पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें पीरियड्स की तो हमारे पास 7 पीरियड्स है। फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, सेकेंड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, थर्ड पीरियड को भी हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि थर्ड और सेकेंड में 8 एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट में 2 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। सिक्स पीरियड को, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट होते हैं, सिक्स पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट होते हैं। और सेवेंथ पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें 19 एलिमेंट होते हैं। हमारे पास 18 वर्टिकल लाइन्स है जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और पहली ग्रुप्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं और दूसरे ग्रुप्स का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल है। वाई एल्कली मेटल्स? बिकॉज एल्कली मतलब बेस और बाकी सबके सब क्या है, मेटल्स है, तो ये सब बेसिक मेटल्स है। मतलब टेक्निकली ये वाटर में बेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन मतलब बेस, मेटल्स मतलब मेटल, क्योंकि इसमें भी सारे के सारे मेटल्स हैं और सबके सब बेस बनाते हैं। वाई अर्थ? बिकॉज दे ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ओके। इसके अलावा 16 ग्रुप को हम कैल्कोजेन कहते हैं क्योंकि ये और फॉर्मिंग में हेल्प होते हैं। 17 ग्रुप को हेलोजेंस बोलते हैं। हेलो मतलब होता है स्पेस, हेलो मतलब होता है खाली जगह, क्योंकि ये सी या फिर ये ओशन जैसे खाली जगह से ऑब्टेन होते हैं, इसलिए इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। 18 ग्रुप को हम नोबल गैसेस बोलते हैं बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव होती है, इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। नोबल क्योंकि ये बाकी सारे एलिमेंट इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। इनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है। इसके अलावा इनको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट बिकॉज इनकी वैलेंसी जीरो होती है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उनमें थोड़ा सा एनामोलस बिहेवियर भी होता है। ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होती है और इनमें डी ऑर्बिटल जो होता है अब्सेंट होता है। ठीक है। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है तो उसमें 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक ग्रुप है और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। डी ब्लॉक में हमारे 10 ग्रुप है, 3 से लेकर 12 तक, और लास्ट और इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जाता है। और एफ ब्लॉक में हमारे 2 सीरीज होते हैं, 4f सीरीज को हम लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं और 5f सीरीज को हम एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 या 5f सब सेल में जाता है। अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 है। ठीक है। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 92, उसके बाद के सारे एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। और उसके बाद के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। ठीक है। यूरेनियम के बाद सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, मैन मेड एलिमेंट होते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमारे एलिमेंट्स का नाम दिया गया है तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर 110 को डर्मेस्टेडियम और डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो हाँ, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो भी पूरी तरीके से 100% करेक्ट नहीं है। उसमें दो प्रॉपर लिमिटेशन है। पहली की हाइड्रोजन की कंडीशन स्टिल, हाइड्रोजन का पोजीशन स्टिल नॉट डिटरमाइंड। और दूसरा है हमारा कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अभी भी पीरियोडिक टेबल में स्पेस नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए। तो ये भी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन है। ये दोनों हमारे लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है। अगर हमको किसी भी एलिमेंट में प्रिडिक्शन करना हो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सपोज कि हमारे पास एलिमेंट है तो सबसे पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है पीरियड कि कौन से पीरियड का है तो एन जो मैक्स होगा, एन जो मैक्स मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका भी मैक्स होगा वो हमारा पीरियड होगा। ठीक है। अगर ग्रुप की बात करनी है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एनएस में, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप और NS2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप। ठीक है। अगर पी की बात करें तो 10 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 नहीं 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर एनपी इलेक्ट्रॉन 1 है
तो 12+1 13 ग्रुप, np इलेक्ट्रॉन 2 है तो 12+2 14 ग्रुप। और अगर डी की बात करें तो यहाँ पर n मैक्सिमम, और अगर बात करें एन डी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो अगर एन डी n-1 डी जो इलेक्ट्रॉन है, n-1 डी इलेक्ट्रॉन है जो, उसको हमको क्या करना है, 2 में ऐड कर देना है, 2 में n-1 डी इलेक्ट्रॉन। और एफ में क्या बात करें तो एफ को हम 3+ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर अगर 4f में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लेंथेनाइट है, और 5f में जा रहा है तो एक्टिनाइट है। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं उसकी पोजीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखा 37, तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, कितने हो गए 10 20 30, 4p6 और 5s1, ठीक है। तो n मैक्सिमम कितना है, तो n मैक्सिमम है 5। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट हुआ, 5th पीरियड। अब अगर हम बात करें कौन से ग्रुप ब्लॉक में है, तो इसका ब्लॉक हो गया s, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s में जा रहा है। और अगर ग्रुप की बात करें तो s में जितने भी इलेक्ट्रॉन उतना ग्रुप, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट ग्रुप। तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का 5th पीरियड का एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 37, एस ग्रुप के 5th का फर्स्ट एलिमेंट 37। तो आप ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर लिया 40, तो अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ये हो गया हमारे 36 इलेक्ट्रॉन। अभी 4 बचे, 5s2, उसके बाद हमारा आएगा 4d2, ठीक है, हो गया हमारे 40। तो 36, हाँ 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एन मैक्सिमम कितना है, एन मैक्सिमम है 5, तो ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, 5th पीरियड का एलिमेंट है। अगर हम बात करें ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और अगर हम बात करें ग्रुप, तो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, 2+d इलेक्ट्रॉन, तो 2+2 इज 4। तो फोर्थ ग्रुप डी ब्लॉक 5th पीरियड, फोर्थ ग्रुप डी ब्लॉक 5th पीरियड, तो हमारा जर्कोनियम है, ठीक है। तो ये हमारा जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल देखने की कोशिश करें तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ओके। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, तो हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं इसमें, 7 ग्रुप 18 पीरियड, ओके। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ओके। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो अगर हम बात करें तो हमारा 18 ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट डे सेकेंड डे हो गया, और ये हमारा थर्ड डे से लेके 7th डे तक ग्रुप हो गया। एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके अलावा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, ओके, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अब अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स की, तो इन एलिमेंट्स में ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जिसको हम एल्कली मेटल्स बोल रहे थे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक यट्रियम जिरकोनियम निबोनियम मोलिबेडनम टेक्नीशियम टेक्नेटियम रुथेरियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम, ओके। लेंथेनियम, यहाँ से ही हमारे 14 एलिमेंट निकले हैं जिनको हम लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, और एक्टेनियम में से ही 14 एलिमेंट्स निकले हैं जिनको हम एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं। इसके अलावा दिस इज बोरोन फैमिली, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम, जिसको आप याद कर सकते हो बैगन आलू गाजर इन थैला, इस फॉर्म में, ठीक है।
इसके अलावा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो एलिमेंट्स में यहाँ पर आपको एलिमेंट का सिंबल लिखा होता है, ऊपर एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक मास लिखा होता है और फिर उसके बाद नाम। और यहाँ पर की पॉइंट्स होते हैं इनके, बेसिकली कौन कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो जो हमारा जी है गैस, लिक्विड फॉर एल, सॉलिड फॉर एस, एंड जो इन्वायरमेंट में नहीं मिलते हैं उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आईयूपैक नोमेनक्लेचर मोर देन 100 के, तो उनके लिए हमारे पास रूट वर्ड होते हैं कुछ, जैसे अगर 0 है तो नील, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 ट्राई, कॉर्ड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन एन, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ और इन होता है। तो सपोज हमारा कोई एलिमेंट 101 है, तो 1 फॉर अन, प्लस 0 के लिए नील, प्लस दूसरे 1 के लिए अन, और हम ऐड किससे करेंगे? आई यू एम से ऐड करेंगे। तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? तो हमारे कंपाउंड का नाम हो जाएगा अनिल अनियम। अनिल अनियम, ओके, अनिल अनियम। और रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कंपाउंड का सिंबल बनाने की, तो पहले लेटर को हम स्मॉल कैपिटल में लिखेंगे और बाकी दोनों लेटर को स्मॉल में लिखेंगे। तो हमारा अनिल अनियम जो होगा पहला एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम बाकी सारे एलिमेंट्स को बना लेंगे। अब अगर हम बात करें कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, तो वो होते हैं मेटल्स। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है, पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पूरा का पूरा पी ब्लॉक, सॉरी पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पूरा का पूरा डी ब्लॉक और पूरा का पूरा एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स होते हैं। इसके बाद हमारे नॉन मेटल्स ओनली प्रेजेंट इन पी ब्लॉक और मेटेलॉइड्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पी ब्लॉक्स। तो हमारा पीरियोडिक टेबल में लगभग 78% जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पी ब्लॉक में टॉप राइट साइड में होते हैं, और नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में हमारे जिगजैग लाइन में कुछ मेटोलॉइड्स भी होते हैं। जैसे अगर हमारा पीरियोडिक टेबल ये है, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड ओके, इधर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम। तो ये हमारे कौन से एलिमेंट है? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड के इधर सारे मेटल्स होते हैं, मेटेलॉइड के उधर सारे नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा बात करें हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसको अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज होता है और टॉप टू बॉटम ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है हमारी एटॉमिक रेडियस होती है। एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग द एलिमेंट्स। ओके, और ये हाइपोथेटिकल डिफिनेशन है क्योंकि सेल की कोई, सॉरी, एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, और मेजर करना एटम्स के ऐसे ये डिस्टेंस को काफी इम्पॉसिबल होता है। फर्स्टली एटम्स बहुत छोटे होते हैं, दूसरी बात ये होती है कि एटम्स की कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, तो इसीलिए ये सिर्फ डिफिनेशन है। तो एटम्स का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम कोवेलेंट रेडियस है, तो सपोज दो एलिमेंट है, उन्होंने आपस में बॉन्ड किया, कौन सा बॉन्ड किया? कोवेलेंट रेडियस बॉन्ड किया। ठीक है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा जो होता है वो उसका एटॉमिक रेडियस होता है। तो DAA/2 ये हमारा उसका क्या है? RA है। RA इज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अगर ए, ये दोनों एलिमेंट ए और ए या ए और बी दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है तो हमारा RA डायरेक्टली आ जाएगा। और अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, ठीक है, और ये हेट्रोएटॉमिक है, मतलब जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेडियस ऑफ
A, radius of B plus 0.09 A, zeta A, zeta A is electron activity of A, जिसकी ज्यादा होगी उसको पुट करेंगे, zeta B is the electron activity of B। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वंडरवॉल रेडियस। तो ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन हाफ टू न्यूक्लियस ऑफ नॉन बॉन्डेड। ठीक है। अगर दो एटम्स को हमने बगल बगल में रख दिया और उनमें बॉन्डिंग नहीं हुई तो उनके डिस्टेंस का जो आधा होता है वो हमारा क्या होता है? वॉन्डरवॉल रेडियस होता है। मेटेलिक रेडियस को अगर डिफाइन करना चाहे तो ये भी कैसे हम डिफाइन करते हैं? वन हाफ ऑफ, सॉरी, one half of internuclear distance between two center of nuclei of two adjacent atom in metallic crystal। आयनिक रेडियस की बात करें तो वही एटम के न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। अब क्योंकि हम बात करें निगेटिव आयन की या एनायंस की, तो एनायंस में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और केटायंस में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और अगर केटायंस में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उनका जो रेडियस होगा न्यूट्रल एटम से छोटा होगा, और एनायंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उनका रेडियस जो होगा न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। तो जैसे जैसे निगेटिव आयन बढ़ते जाते हैं रेडियस इंक्रीज करता जाता है, और जैसे जैसे पॉजिटिव आयन बढ़ते जाते हैं तो रेडियस हमारा क्या होता रहता है? डिक्रीज करता रहता है। अगर हम बात करें एक सिंगल एलिमेंट के डिफरेंट रेडियस की, तो उनमें सबसे बड़ा रेडियस हमारा वॉन्डरवॉल रेडियस होता है, फिर मेटेलिक रेडियस होता है, और सबसे कम कोवेलेंट रेडियस होता है, क्योंकि कोवेलेंट में कुछ पोर्शन ओवरलैप भी करता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सोचो ये हमारा न्यूक्लियस है और इस पे Z प्लस का चार्ज है। ये पहला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये Z प्लस से अट्रैक्ट होगा। ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब यहाँ पर ना इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स काम करेगा, एक तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन काम करेगा और एक न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन। क्योंकि ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्शन क्रिएट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएगा, और इसको जितना न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर सकता था उससे वो कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, तो न्यूक्लियस जितनी आसानी से इसको कर सकता था उससे कम करेगा। ठीक है। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, इसको कम अट्रैक्शन फोर्स फील होगा, और जितना इसको फील होगा वही क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। ये किसकी वजह से कम हो रहा है? इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड का काम कर रहा है, तो इसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू जेड, जेड इज एक्चुअल माइनस सिग्मा। ठीक है। सिग्मा यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से रिड्यूस हुआ है। ठीक है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से रिड्यूस हुआ है। अगर बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा की, तो उसको हम स्लेटर रूल से डिटरमाइन करते हैं। Okay, so now we are going to do the tricks remembering the groups. Okay, तो हम सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ग्रुप है जिसको हम फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं या फर्स्ट ए सब ग्रुप बोलते हैं, जिनका एक दूसरा नाम भी होता है एल्कली मेटल्स। वाई एल्कली मेटल्स? बिकॉज दे आर फॉर्म strong base and they are all metals. Okay, so that's why they are named as alkali metals. अगर alkali metals की बात करेंगे तो हम इसको याद रखेंगे हली नाक रफ से फर। ओके, हली नाक रफ से फर। ओके, आप ऐसे भी याद कर सकते हो हे लीना रब से करो फरियाद, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो हली नाक रफ से फर। ओके, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांशियम। अब अगर हम सेकेंड एक सब ग्रुप की बात करें या सेकेंड ग्रुप की बात करें तो इसका नाम होता है बे मग का सर बा रा। ओके, व्हाट इज दिस? बे मग का सर बा रा। ओके, सो सेकेंड ग्रुप को हम ऐसे याद कर सकते हैं बेमक का सर बारा। यहाँ पर बी स्टैंड फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। सेकेंड ग्रुप का नाम होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन मीन्स बेसिक, दे आर ऑल्सो बेसिक। अर्थ, बिकॉज दे आर obtained from the earth crust, technically they are salt obtained from the earth crust and metals, so इनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, अगर हम थर्ड ए ग्रुप की बात करें, थर्ड ए, तो हमारी थर्ड ए होती है बोरोन फैमिली। ओके, दिस इज बोरोन फैमिली। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे बैगन, आलू,
गाजर इन थैला। ओके, कैसे याद रखेंगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी कार्बन फैमिली। इसको हम याद रखेंगे, काशी जाके शांति पायो। काशी जाके शांति पायो। ओके, काशी जाके शांति पाया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। काशी जाके शांति पाया। ठीक है, इसके बाद अगली जो हमारी फैमिली आती है, फिफ्थ ए फैमिली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसको हम याद रखेंगे, नरेंद्र, प्रताप, आंसू, सुबा, बहाए। कैसे? नरेंद्र, प्रताप, आंसू, सुबा, बहाए। ठीक है, नरेंद्र, प्रताप, आंसू, सुबा, बहाए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड विस्मत। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ ए के बाद आता है सिक्स ए ग्रुप, विच इज ऑक्सीजन फैमिली। इसको हम याद रखेंगे, ओस से टीपो। ओके, ओस लाइक ड्यू ड्रॉप्स, से टीपो, ओस से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, फिर आती है हमारी सेवेंथ ए फैमिली, विच इज हेलोजेंस। Why halogens? Because they are obtained from halo places. So halogens, इनको हम याद रखेंगे, फकला, बराओ, अट। ओके, फकला, बराओ, अट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। कैसे याद रखेंगे? फकला, बराओ, बराओ, अट। ठीक है, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसके बाद आते हैं हमारी जीरो ग्रुप्स या इनर्ट या नोबल गैसेस। इनको हम याद रखेंगे, हे नीरज, हे नीरज, अरे, करो, जी, रन। ओके, हे नीरज, अरे, करो, जी, रन। ओके, कि नीरज तुम रन करो, तुम दौड़ो। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो हम ऐसे ग्रुप्स को याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिक्स हो जाएंगे ग्रुप्स को याद रखने के लिए। ऑल्दो ये किस ग्रुप्स को याद रखने के लिए है? ये सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। हली, नाक, रब से फर, बेमग का सर, बारा। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। काशी जाके शांति पाया। नरेंद्र, प्रताप, आंसू, सुबह बहाए। ओ से टीपो, फकला, बराओ, अट। हे नीरज, अरे, करो, जीरन। ठीक है, तो हम ऐसे इन ग्रुप्स को, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हमको जिन एलिमेंट्स को याद करना है, तो ये हमारे 21 जो है थर्ड ग्रुप की बात करें, तो थर्ड ग्रुप में हमको याद रखना है, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनियम एंड एक्टेनियम। ठीक है, इसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। जिंक के नीचे आते हैं कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, इसके अलावा कॉपर के नीचे आते हैं सिल्वर एंड गोल्ड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्वाइंटेज बोलते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हाँ, पहला एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज का सीरियम और लास्ट वाला एलिमेंट ल्यूटेशियम आपको याद रखना है। वैसे ही TH और LR जो होता है, पहला और लास्ट एलिमेंट कौन से हैं एक्टिनाइट सीरीज का, वो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, सो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको स्लेटर रूल फॉलो करना होता है। अगर हम स्लेटर रूल की बात करें, तो जिससे हम सिग्मा की वैल्यू निकाल पाते हैं और उससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जेड जो है वो हमारा क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है। और सिग्मा यहाँ पर क्या है? तो सिग्मा हमारे यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें कि हमको सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर किसी भी हमें इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, और उनका ऑर्डर हमेशा ऐसा होगा कि हम एस के सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को साथ में रखेंगे, एस और पी के सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को साथ में रखेंगे, और डी और एफ के सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रखेंगे, और एस और पी के सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम साथ में रखेंगे। एनर्जी ऑर्डर कुछ भी रहने दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमको सारे सेम ऑर्बिट्स को एक साथ कर देना और डिफरेंट ऑर्बिट्स को अलग अलग कर देना है। ठीक है, अगर सपोज कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो 5p तक जा रहा है, लेकिन हमको पूछा गया कि चलो बताओ 4d में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है। ठीक है, तो हम 4d के बाद जो आगे के साइड के ऑर्बिटल्स हैं, नेक्स्ट साइड के या अगले जो ऑर्बिट्स हैं n+1, वहां पर हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हम सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, अब इसमें से जो हमको वैल्यूज याद रखनी है, तो अगर हमारा एन एस और एनपी इलेक्ट्रॉन्स है, एनएस का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उस ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उनको हम एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो उसी ऑर्बिट के एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन को हमको 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, उससे एक ऑर्बिट कम। जैसे अगर हम चौथे के लिए निकाल रहे हैं, चौथे ऑर्बिट के लिए, तो n इज इक्वल टू 4, तो n-1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3। तो 3 में प्रेजेंट एस और पी को 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 में प्रेजेंट एस और पी को, और उससे नीचे सभी को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमारा एनडी और एनएफ ऑर्बिटल है, ठीक है, मतलब अगर चौथे में ही निकाल रहे 4d या 4f के इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनको हमको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उससे बचे हुए अंदर की तरफ के सारे d और f ऑर्बिटल्स को हमको 1 से मल्टीप्लाई कर देना। हम टेक्निकली किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वही हमारा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो सपोज हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं एक एलिमेंट लिथियम के लिए, तो सबसे पहले हमने लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s1 1s2 2s1। तो हम इस 2s1 के लिए निकाल रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसका तो खुद पे अपने आप को पर कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा नहीं। स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे, 1s2 वाले करेंगे। अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है, तो n-1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हमारे n-1 के s के इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हमारा n-1s है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से। ठीक है, n-1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, तो 2 इंटू 0.85 बिकम 1.7। तो इसका जो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.7। अगर हम इसके लिए z निकालना चाहें, z इफेक्टिव, तो z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू z इंटू z माइनस सिग्मा, और z कितना होता है, एटॉमिक नंबर -1.7। तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1.3। ठीक है, ये तो हमारे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो गया, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर हमको स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो नाइट्रोजन के लिए, तो वो कितनी आएगी, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा 7 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, और n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो n इज इक्वल्स टू 2 हो गया, और n-1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है n में, तो n में हमारे हैं ns और np मिला के हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। बट 5 में से एक के लिए तो स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है, तो बच्चे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ns और np हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और n-1s के हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.35 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8.5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8.5 इज 1.7, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 बिकम 4 मल्टीप्लाई बाय
0.35 बिकम 1.4। ठीक है, तो 1.4 प्लस 1.7 बिकम 3.1। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका कितना हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू हमारी 3.1 हो जाएगी। और z कितना हो जाएगा, z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, z माइनस सिग्मा। तो z कितना है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर -3.1। तो 7 माइनस 3.1 इज लाइक 3.9। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा, 3.9। ठीक है, चलो किसी बड़े एलिमेंट्स के लिए करते हैं। तो बड़े एलिमेंट में हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज स्कैंडियम। ठीक है, अब अगर स्कैंडियम के लिए कैलकुलेट करना है तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो स्कैंडियम इज 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले टाइप का क्वेश्चन ये है कि आपको पूछेगा कि बताओ आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आउटर इलेक्ट्रॉन इज 4s1। या फिर आपको पूछेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 3d1, क्योंकि हमने लास्ट में 3d1 इलेक्ट्रॉन के लिए भरा। या फिर बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ सकता है। तो सपोज मैंने आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया। n-1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। और n-2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो n के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो n s के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। दो थे, एक पर स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है, तो बचा कितना, एक। n-1 के हमारे s और p के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2s के और 6p के, तो टोटल 8 हो गए। और n-1 d के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर एक हो गए। फिर n-2 एस और पी के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 और 4 6 और 2 8 हो गए। और दो ये हो गए, n-2 के बाद सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो n में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो n में मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 से। ठीक है, ns में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.35 से। n-1 में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं। n-1 d में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 d में मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 10 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 इज लाइक 6.4 प्लस 0.35। तो 6.4 प्लस 6.8 प्लस 0.35, 6.8 प्लस 0.35 प्लस 11 हमारा कितना आ गया, तो 18.15 हो गया। तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 18.15 हो गई। ठीक है, अब कुछ हमारे पास ये भी होता है ना कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में n-1 को भी 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से ना करके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो 15 पॉइंट एक्स्ट्रा आया था वो हट के 18 आ जाएगा। ओके, तो मोस्ट लाइकली आप 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका करेक्ट आंसर 18 आ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा की वैल्यू 18। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो अगर हमको इसको थोड़ा सा समझना हो तो एक थोड़ा बैक थ्योरी में जाते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जनरली। ठीक है, ये किसी भी एक ऑर्बिट की एनर्जी होती है। तो सपोज हमने हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका पहला ऑर्बिट हो गया, ये इसका दूसरा ऑर्बिट हो गया और ये इसका तीसरा ऑर्बिट हो गया। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो Z इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसके पहले ऑर्बिट के लिए एनर्जी की कैलकुलेशन की बात करूं, ठीक है, तो पहले एनर्जी का मतलब पहले ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 1, तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी की बात करूं तो ये 13.6 डिवाइडेड बाय
4 इज लाइक -3.4 वोल्ट हो गई। और तीसरे की बात करूं तो डिवाइडेड बाय 9, तो ये 1.511 हो गई। ठीक है, ये जनरली ये ऑर्बिट्स की एनर्जी है। ठीक है, अब ऑर्बिट की एनर्जी से एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी। तो टेक्निकली इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी होगी, 1.511 होगी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से बाहर निकालना है। ठीक है, बाहर निकालना मतलब टेक्निकली इसको यूनिवर्स में जाके छोड़ देना है इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर है तो उसकी एनर्जी कितनी है, तो उसकी एनर्जी 0 है, तभी तो वो बाहर है। कुछ एनर्जी होती तो कहीं कुछ काम हम करता, बट 0 है इसीलिए वो बाहर है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकाल के इस जैसा बनाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको मतलब टेक्निकली 0 एनर्जी करनी पड़ेगी। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूंगी, और एनर्जी दे दूंगी। कितनी दे दूंगी, 1.511 की। मतलब इसके पास -1.511 है, अगर मैंने इसको +1.511 की एनर्जी दे दी तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आके 0 बन गया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एनर्जी देना पड़ा। मतलब टेक्निकली उस इलेक्ट्रॉन को उसके घर से बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये जो भी एटम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 पॉजिटिव आयन में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा टेक्निकली। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये एटम किस में कन्वर्ट हो गया, 1 पॉजिटिव आयन में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो हमने लगाई टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एटम के आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, गैसियस मतलब सबसे वीक फॉर्म वही होगा, तो वहां से निकालना इजी है। तो किसी भी सिंगल गैसियस आइसोलेटेड एटम के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो टेक्निकली ये कैसा प्रोसेस हो गया, टेक्निकली ये प्रोसेस हो गया इंडोथर्मिक। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है किस किस चीजों पर, किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो ये पहला तो फैक्टर ये है एटॉमिक साइज। ठीक है, आप सोचो जितना बड़ा एटम होगा उससे जितना बड़ा एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन उतना दूर होगा, और उसकी नेगेटिव वैल्यू उतनी कम होगी मैग्नीट्यूड में, तो टेक्निकली हमें उतना कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना बड़ा एटम होगा उसको हमको उतना कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब टेक्निकली ये वाला इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन खुद इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए तो इजी है ना इसको बाहर खींचना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बट सोचो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया, तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा, तो ये इसके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कम एनर्जी लगेगी, जबकि न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब भी हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि साइज छोटा होता रहता है, और टॉप टू बॉटम जो होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ता रहता है। ठीक है, और अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन में से, किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल होगा। तो हमेशा जो हमारी सक्सेसिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा, दूसरा निकालने के बाद तीसरा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। क्योंकि जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसका न्यूक्लियस चार्ज बढ़ गया, इस इलेक्ट्रॉन और पास आ गया, इसकी एनर्जी -3.4 से ज्यादा हो गई। ठीक है, तो अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना स्लाइटली और डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें किसी भी ग्रुप और पीरियड की, तो ग्रुप में तो हमारी एनर्जी डिक्रीज ही होनी है, बट पीरियड में थोड़े से हमारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैंने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिखे, जैसे कौन कौन से, जैसे मैंने लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, तो सबसे स्टेबल इसमें कौन है, नियोन है। तो नियोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी।
ठीक है। तो हम इस ऑर्डर को जनरली ऐसे बना दे रहे हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती रहती है, तो हमने ये ऑर्डर बनाया। और नियॉन की सबसे ज्यादा है, ठीक है। नियॉन के बाद किसकी है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के बाद यहां पर आ गया पंगा, यहां पर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो हमारे पास सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन की थी, लेकिन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट था, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल्ड हो गया। जबकि अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो टेक्निकली ये हमारा ऑक्सीजन का चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको निकालने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन तो बोलेगा ना, निकाल वाला इलेक्ट्रॉन निकाल, ठीक है। ड्यू टू हाफ फिल्ड, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद कार्बन, उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2s2, ये हमारा हो जाएगा 2s2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा फुल ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। अगर फुल फिल्ड ऑर्बिटल है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी, बोरॉन की कम और लिथियम की सबसे कम। तो किसी भी ग्रुप में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो लिथियम की सबसे कम होती है और नियॉन की सबसे ज्यादा होती है, किसी भी पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो जगह एक्सेप्शन देखने को मिलता है, एक तो हमारे सेकेंड और थर्ड ग्रुप में, और एक तो हमारे 15 और 16 ग्रुप में, तो हाफ फील्ड है, फुल फील्ड और फाइबर, ठीक है। तो आपको ये चीज एक्सेप्शन वाला पोर्शन ध्यान में रखना है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा नियॉन की ज्यादा होगी। और सेकंड किसकी ज्यादा होगी, तो सेकंड हमेशा एल्कली मेटल्स की ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एल्कली मेटल्स नोबल गैस बन गए, और नोबल गैस कैसे बन गए, वो हाइड्रोजन बन गए। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा एटम के बारे में समझना पड़ेगा। तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होती है, -13.6 एन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल लूं तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो गई -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हो गई -3.4, और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हो गई -1.51, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी यूनिवर्स वाले इलेक्ट्रॉन की जीरो है। इस इलेक्ट्रॉन को हमको कहाँ एंटर कराना है, इस ऑर्बिट में, ठीक है। तो ऑर्बिट की एनर्जी -1.51 है, जबकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, जीरो है। तो टेक्निकली इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, +1.51, और उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन की और इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज समटाइम इट रिक्वायर, ओके, तो हम एनर्जी चेंज भी बोल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो जनरली हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। प्रोसेस हमारा कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू जो होती है इंक्रीज करती है, जबकि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है।
यहाँ पर ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इधर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं एलिमेंट बना रही हूँ सेकेंड पीरियड और थर्ड सेकेंड पीरियड के, तो हमारे हो गए लिथियम, हमारा हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है। अगर सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, पूरे ग्रुप की ही बात करें टेक्निकली, NH2, NH2, NP1, NH2, NP2, NH2, NP3, ऑक्सीजन का NH2, NP4, फ्लोरीन का NH2, NP5 और नियोन का NH2, NP6 है। ठीक है। अब अगर हम बात करें सबकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो नियॉन की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी या नोबल गैसेस की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेलोजेंस की, तो उनकी नेगेटिव होगी। ऑक्सीजन फैमिली की, सो ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, जबकि नाइट्रोजन फैमिली की ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कार्बन फैमिली की नेगेटिव होगी, बोरॉन फैमिली की नेगेटिव होगी, जबकि बेरिलियम की अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हम बात करें एल्कली मेटल की, तो एल्कली मेटल की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो जनरली हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजेंस की नेगेटिव होती। ठीक है। अगर हम बात करें हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो हेलोजेंस की होगी, और हेलोजेंस में भी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की डेंसिटी ज्यादा है, और अगर डेंसिटी ज्यादा है मतलब कम जगह में ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, नया इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से एंटर नहीं कर पाएगा, जबकि फ्लोरीन में आसानी से एंटर कर लेगा। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर कर पाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। जबकि अगर हम बात करें सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो वो सबके लिए पॉजिटिव ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने के बाद दूसरा वो एनायन बन जाता है, और एनायन में इलेक्ट्रॉन एंटर कराना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। ठीक है। तो इसमें यही पॉइंट लिखा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, बट द अदर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायंस। ओके। तो अगर जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, -141 किलो जूल पर मोल है। बट अगर ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है, तो उसकी एनर्जी +780 किलो जूल पर मोल है। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस चीज पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर। जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा, जितना बड़ा एटम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराना उतना ही इजी होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। जबकि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो भी अट्रैक्शन फोर्स जो होता है न्यूक्लियर का, उस लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो आसानी से एंटर कर पाएंगे। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, जबकि ग्रुप में क्या होती है, घटती है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है ड्यू टू हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उनको नया ऑर्बिट बनाना पड़ता है। हेलोजेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। और उसके बाद अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करें, तो इनमें हाई चार्ज डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से टेक्निकली ग्रुप में तो नीचे वालों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ग्रुप में जो नीचे वाले एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो टेक्निकली ऐसा होना चाहिए था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी और ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, ये बहुत छोटे एटम्स हैं। ठीक है। और इनके ऑर्बिट भी बहुत छोटे हैं।
तो छोटे ऑर्बिट्स में ऑलरेडी सात, छह और सात इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जिससे छोटे ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो बढ़ जाती है। और चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो एटम है वो नए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना, अ, उतने आसानी से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है क्लोरीन से कम होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से ज्यादा होती है। इसीलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ओके, इसके अलावा एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैव मोर स्टेबिलिटी, तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है, इवन पॉजिटिव में हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बॉन्ड हैबर साइकिल से भी मेजर कर सकते हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन है, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को अगर हमको डिफाइन करना है तो एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, जो वो कोवेलेंट कंपाउंड में शो करता है। ठीक है, तो अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ओके, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, सो इसको अगर डिफाइन करना है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, और ये किस में होगा? ये होगा हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होगा। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होगा। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है सबसे ज्यादा किसकी है, तो फ्लोरीन की है 4.0। उसके बाद अगर सबसे कम की बात करें तो सीजियम की है 0.7। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की 3.5 है। क्लोरीन और नाइट्रोजन की 3.0, 3.0 है। और कार्बन की 2.4 है। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? खींच सकता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? कम होती रहती है। और जैसे जैसे हमारे चार्ज बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं sp2 और sp3 में, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होता है, इसमें 33.33% होता है और इसमें 25% होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी sp की होगी, फिर sp2 की होगी और फिर sp3 की होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी sp की होगी, फिर sp2 की होगी और फिर sp3 की होगी। अगर किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करेगी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, जबकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को हम जीरो कंसिडर करते हैं क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की, तो हमने फ्लोरीन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देख ली, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, हाइड्रोजन की इट इज 2.1, सीजियम की 0.7, इसके अलावा कार्बन की 2.4। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमको हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने में कि बॉन्ड पोलर है कि नहीं। तो उसके लिए डिफरेंस हमको कितना चाहिए होता है? 0.7 का डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मोलिकन स्केल की, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर IE जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और डेल्टा EG जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। दोनों को ऐड करके अगर उनका हाफ कर दे तो हम उससे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, पाउलिंग स्केल से टेक्निकली हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अगर बात करें जीटा बी जो बी एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और जीटा ए जो ए एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो इक्वल्स टू है 0.208 अंडर रूट डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या है? तो डेल्टा इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ए बी। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें ए बी क्या है, तो ए बी यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ए और बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, ये हमारी ए जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए है, और ये जो है बी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वैलेंसी की बात करें तो किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या तो एक्सेप्ट करना होता है, या तो डोनेट करना होता है, या तो शेयर करना होता है टू ऑब्टेन नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है,
अगर हम बात करें तो वैलेंसी हमेशा एक नंबर होती है, इट कुड बी 1 2 3 4 और 0। ठीक है। जब हम पीरियड में चलते हैं तो वैलेंसी जो होती है लेफ्ट टू राइट, फर्स्टली 1 to 4 इंक्रीज करती है एंड देन 4 to 0 डिक्रीज करती है। नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है। इसके अलावा वैलेंसी जो होती है दो टाइप की होती है, कोवैलेंसी होती है और इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। कोवैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतनी कोवैलेंसी होती है। और इलेक्ट्रोवैलेंसी किसी आयन पर जितना चार्ज होता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो उनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, क्योंकि उनके पास बेसिकली आउटर मोस्ट सेल और पेनल्टीमेट सेल होता है। ठीक है। जैसे मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं स्कैंडियम का, तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है। तो ये 4 वाला जो है सबसे बाहर वाला सेल है जिसको हम अल्टीमेट सेल बोलते हैं। और 3D जो है उसको हम क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी, तो अगर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करें तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब डिक्रीज करती है। ठीक है। मतलब टॉप टू बॉटम किसी भी पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जबकि लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। जब ओके, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और टॉप टू बॉटम घटता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटेलिक एलिमेंट डिक्रीज करता है, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है। लेकिन नॉन मेटल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है। अगर पीरियड की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट का क्या करता है, इंक्रीज करता है। टंगस्टन जो होता है सबसे हाईली इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। और मेटल्स में सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मर्क्यूरी का होता है। और हीलियम का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द नॉन मेटल्स होता है। और नॉन मेटल्स में सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें या मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो किसी भी एटम की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जिस एलिमेंट के अंदर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होता है वो बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटता है। ठीक है। अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स तो एल्कली मेटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि हैलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है। और जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और मेटल्स में कौन सा कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि उनके ऑक्साइड बेस का फॉर्मेशन करते हैं। डेंसिटी की बात करें तो लिथियम की डेंसिटी जो होती है मिनिमम होती है और ऑस्मियम की डेंसिटी हाईएस्ट होती है मेटल्स की। डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन सो ऑन, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज दिखाते हैं अपने डायगोनल में प्रेजेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में। ठीक है। अपने डायगोनल में प्रेजेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट में डायगोनल में प्रेजेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल प्रॉपर्टीज। जैसे सारे के सारे अल्कली मेटल्स नाइट्राइट का फॉर्मेशन नहीं करते एक्सेप्ट लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल है और मैग्नीशियम फॉर्म करता है नाइट्राइट्स, तो इसीलिए लिथियम भी नाइट्राइट फॉर्म करता है। ठीक है। बेरिलियम और एल्युमिनियम की भी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है, और सिलिकॉन दोनों मेटेलॉइड्स होते हैं। तो लिथियम जो है अपनी कुछ प्रॉपर्टीज में मैग्नीशियम से कुछ सिमिलरिटीज दिखाता है। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका एटॉमिक साइज वगैरह भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आप इसको देख लेना, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, थैंक यू।